नमस्कार बच्चों। मैं डॉक्टर नीरजा भारद्वाज, प्रोफेसर एंड हेड ज्योग्राफी। मैं आज आप लोगों को ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये पेपर आप लोगों को बीए एमए में पढ़ना ही है, साथ ही आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ही उपयोगी रहेगा। यूपीएससी पीएससी में काफ़ी क्वेश्चन इंडिया से लिए जाते हैं, तो इसलिए मैंने ये टॉपिक सिलेक्ट किया है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे लोकेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिया की क्या है, स्थिति कैसी है उसके विश्व के नक्शे में। यदि हम देखें तो उसकी स्थिति किस प्रकार की है, इसमें हम सबसे पहले इसका शेप एंड एक्सटेंट देखते हैं। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड्स, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्जिट्यूड। इसका मतलब भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत आता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री डिवाइडिंग इट इनटू 2 लैटिट्यूडनल हाफ। इसके मध्य से कर्क रेखा जाती है। सांची के आसपास जब आप जाएंगे तो वहां देखेंगे कि कर्क रेखा वहां खिंची हुई दिखेगी आपको, और ये पूरे भारत को 2 भागों में बांट देती है। Its latitudinal and longitudinal extent is about 30 डिग्री। इसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार जो है लगभग 30 डिग्री के आसपास है। द लॉन्जिट्यूडनल डिफरेंस बिटवीन सौराष्ट्र, गुजरात का जो सौराष्ट्र वाले हिस्से से यदि हम देखते हैं, और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश को यदि हम देखते हैं, तो इसका जो एक्सटेंशन है वो 30 डिग्री के करीब आता है। इंडिया एक्सटेंड्स फ्रॉम इंडिया इंदिरा कॉल इन कश्मीर टू कन्याकुमारी 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण इसका एक्सटेंशन जो है वो 3214 किलोमीटर है। और ईस्ट से वेस्ट अगर हम देखते हैं तो इसकी चौड़ाई जो है वो कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 2933 किलोमीटर है। इसका एरिया वाइज अगर हम देखते हैं विश्व में, तो इसका लगभग 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। बच्चे इसको नोट करते जाइए, वर्ल्ड का 7वां सबसे बड़ा देश है ये एरिया वाइज। इंडिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वर्ल्ड। विश्व का 2.4% एरिया ये घेरे हुए है। और यदि हम इसकी बाउंड्रीज देखें, सीमाएं देखें कि विदेश कौन कौन से देशों से लगी हुई है और इसका एक्सटेंशन किस प्रकार का है, तो नॉर्थ में हिमालय है, साउथ वेस्ट में अरेबियन सी है, और साउथ ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है। इसलिए इसको प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। नॉर्थ में इसके नेपाल, भूटान, तिब्बत कंट्रीज, चाइना भी लगा हुआ है उसी से। और पूर्व में अगर हम देखते हैं तो बांग्लादेश, वेस्ट पाकिस्तान और अफगानिस्तान देश इससे लगे हुए हैं। इसमें देखिए नॉमेनक्लेचर ऑफ द कंट्री का मतलब ये है कि इसका नाम इंडिया कैसे पड़ा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, आप लोग इसको जरा ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। द कंट्री हैज बीन वेरियसली नेम्ड एज इंडिया। इंडिया के नाम से जानी जाती है, हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है, भारत के नाम से, और आर्यभट्ट के नाम से ये जाना जाता है। वैसे आप लोगों को ये पता होगा कि भारत का नाम भरत सम्राट जो थे, महासम्राट, उनके नाम से भारत पड़ा है। द वर्ड इंडिया डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड से लिया गया है इंडिया शब्द। इंडिया और भारत दो अलग अलग चीज है। जरा इंडिया देखिए भी क्या है। इट मीन्स द लैंड ऑफ द इंडोई। ये ग्रीक लोग इसको इंडोई कहते थे। द पीपल लिविंग नियर द इंडोज, जो लोग, ऐसे लोग जो कि इंडोज के करीब रहते हैं, ये ग्रीक शब्द है इंडोज। लैटिन है इंडस, लैटिन वर्ड इसका इंडस आता है। पर्शियन और ग्रीक जो है वो उसको सिंधु कहते थे। सिंधु शब्द जो है वो पर्शियन, चूंकि एस को एच बोलते हैं, फिर इन्होंने सिंधु का हिंदू कर दिया, तो इस तरीके से ये हिंदुस्तान बना। ये लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, भारत में बहुत ही विविधता हमको देखने को मिलती है, लेकिन इस विविधता में भी हमको एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम ये बताना चाहेंगे कि इसका रिलीफ, इसका उच्चावच किस प्रकार का है, इसकी भौतिक बनावट किस प्रकार की, फिजिकल फीचर्स। इंडिया को हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला आता है नदन हिमालय, उत्तर का विशाल हिमालय पर्वत। उसके बाद आता है द ग्रेट नदन प्लेन। उसके नीचे यदि हम आते हैं तो विशाल मैदान हमको देखने को मिलता है, उत्तर का विशाल मैदान है। तीसरा जो है पेनिनसुलर हाईलैंड, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, उच्च भूमि आती है। और उसके बाद आता है कोस्टल प्लेन्स, तटीय जो समुद्र तटीय क्षेत्र है वो, और इसमें आइलैंड आते हैं। इसके पूर्व और पश्चिम में आप इस नक्शे में देखेंगे तो इसमें आइलैंड के नाम भी लिखे हुए हैं। ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र। ड्रेनेज
सिस्टम मीन्स द रिवर सिस्टम ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया। किसी विशेष क्षेत्र का नदी का तंत्र किस प्रकार का है उसको हम कहते हैं अपोहा तंत्र। अपोहा 3 चीजों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले यह है कि उस क्षेत्र का धरातल कैसा है, उस क्षेत्र का नदी का बहाव किस प्रकार का है, ढाल किस प्रकार का है, उस आधार पर उस क्षेत्र का अपोहा तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम डिपेंड करता है। इंडिया का अगर हम देखते हैं तो देयर इज अ डिफरेंस इन द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया ड्यू टू इट्स वेरिड टोपोग्राफी। भारत में हमको पर्वत भी दिखेगा, पठार और मैदानी तीनों क्षेत्र हमको देखने को मिलते हैं। इंडियन रिवर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, 2 हिस्सों में हमने इसको बांट दिया है। सबसे पहला उत्तर की नदियां जो हिमालय पर्वत से निकलती है, रिवर्स ऑफ हिमालय, जिसमें आता है इंडस सिस्टम, सिंधु नदी का जो क्षेत्र है वो, जिसमें सतलज, झेलम, चिनाब, रावी और व्यास नदी मुख्य है। गंजेस यमुना सिस्टम जो है गंगा यमुना सिस्टम के अंतर्गत सोन, रामगंगा, गंडक, कोसी, चंबल, बेतवा नदी इसमें आती है। द ब्रह्मपुत्र सिस्टम जिसमें देबांग आता है। अब हम देखते हैं भारत का क्या मौसम किस प्रकार का है, जलवायु कौन सी है और मानसून क्या चीज है। बड़ा स्पेशल चीज है, ये भी देखने को मिलता है हमको। क्लाइमेट इज स्टडी ऑफ द एटमॉस्फेरिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जलवायु हम किसको कहते हैं, किसी भी क्षेत्र के वायुमंडल की 5 दशाएं कौन कौन सी होती हैं। तापमान होता है, एयर प्रेशर होता है, हवाएं होती हैं, आर्द्रता और रेनफॉल। ये 5 दशाएं मिलकर जब लंबे समय तक एक सी रहती हैं, करीब करीब एक सी रहती हैं, तो उसको हम एक विशेष प्रकार की जलवायु के अंतर्गत रखते हैं। भारत की जलवायु में सबसे खास चीज जो है वो मानसून हवाओं से वर्षा होती है, इसलिए मानसूनी जलवायु प्रदेश कहा जाता है। इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। एक सबसे पहला आता है लैटिट्यूड, जिसको हम कहते हैं अक्षांश। अक्षांशीय विस्तार, जैसे हमने देखा काफी अधिक अक्षांशीय विस्तार है, और भारत के मध्य से चूंकि कर्क रेखा जाती है तो ये भारत को 2 भागों में बांट देती है। उत्तर का उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है और दक्षिण का उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। दूसरा आता है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। जैसे जैसे हम समुद्र तट से दूर होते जाते हैं जलवायु जो है विपरीत होने लगती है, मतलब बहुत अधिक ठंड और बहुत अधिक गर्मी होने लगती है, जबकि समुद्र तटीय क्षेत्र में समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तीसरा आता है रिलीफ फीचर। जैसा मैंने आपको बताया अभी शुरू में कि भारत में पर्वत पठार मैदान है, तो वो पर्वत पठार मैदान जो होता है वो जलवायु को प्रभावित करता है। जैसे आपने देखा उत्तर का हिमालय में इस समय ग्लेशियर जमा हुआ है। दक्षिण के क्षेत्र में उसी दिन अगर आप उत्तर से दक्षिण पहुंचते हैं तो पता चला वहां पे इतना ज्यादा टेम्परेचर है साउथ के हिस्से में, तो यहाँ का जो रिलीफ फीचर्स है भारत के, उसके कारण यहाँ की जलवायु काफी अधिक प्रभावित होती है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन वाटर एंड लैंड। पानी और जल और थल, जलीय भाग और थल भाग जो नेचर होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। जो थलीय भाग होता है जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है, जबकि जलीय भाग देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। तो भारत के वे क्षेत्र जो जलीय भाग से जुड़े हुए हैं वहां पे समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाएगी, और जो थलीय भाग है वहां पे विषम जलवायु देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश में अगर आप देखें तो ग्वालियर में आपको एक्सट्रीम क्लाइमेट देखने को मिलती है। जेट स्ट्रीम ब्लोइंग इन द अपर एटमॉस्फेयर, अगला जो है वो प्रभावित करने वाला कारक है जेट स्ट्रीम। ऊपर का वायुमंडलीय परिसंचरण में जेट स्ट्रीम चलती है, और ये जेट स्ट्रीम जो होती है वो मानसून के आगमन को, मानसून के वापसी करने को, मानसून का की वर्षा कितनी होगी, इन सबको प्रभावित करती है। उसके बाद आता है कि भारत में हमको 3 डिस्टिंक्ट सीजन देखने को मिलते हैं। हमको यहाँ पे वर्षा काल देखने को मिलता है, हमको यहाँ पे ग्रीष्म काल देखने को मिलता है, उसके बाद आपका ठंडा जिसको हम विंटर कहते हैं, विंटर, समर एंड रेनी, 3 सीजन यहाँ पे डिस्टिंक्ट सीजन देखने को मिलते हैं। इस प्रकार की जो जलवायु प्रदेश है वो विश्व में बहुत कम क्षेत्र है जहां पर इतने डिस्टिंक्ट सीजन देखने को मिलते हैं। मिनरल रिसोर्सेस, भारत में देखा जाए तो बहुत अधिक मिनरल पाए जाते हैं, धनी देश माना जाता है, लेकिन कुछ परिस्थितियां इस प्रकार की रही कि भारत को इसका विकास करने का टाइम नहीं मिला। जैसे फॉर एग्जांपल भारत में इतनी अच्छी तकनीकी नहीं है कि वो अंदर गहराई से खनिजों को निकाल सके, सबसे बड़ी तो ये तकलीफ होती है। दूसरा ये है कि यहाँ पे जो खनिज पाए जाते हैं उसको हम विदेशों में निर्यात कर देते हैं, इसलिए हमारे देश में उसका अभाव हो जाता है। तीसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे पास जल संसाधन, जल परिवहन बहुत कम है, तो हमको बाहर भेजने के लिए, इनका उपयोग करने के लिए ये सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण मिनरल रिसोर्सेज का उपयोग कम से कम हो पाता है। इंडिया इज एंडोड विद ए रिच वैरायटी ऑफ मिनरल्स, लार्ज साइज एंड डाइवर्स जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। जियोलॉजिकल फॉर्मेशन यहाँ भूगर्भिक जो स्ट्राटा है यहाँ पे अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, इसलिए इसमें अलग अलग प्रकार के मिनरल्स होते हैं।
टाइप्स ऑफ मिनरल को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक है मेटेलिक मिनरल जिसमें धात्विक तत्व पाया जाता है, और दूसरा होता है नॉन मेटेलिक मिनरल जिसमें धात्विक तत्व का नहीं पाए जाते हैं। जिस तरीके से हम इसको दो ब्रॉड उसमें डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से बेल्ट हैं, कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसमें है नॉर्थ ईस्टर्न पेनिनसुलर बेल्ट, उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र, मध्य का क्षेत्र सेंट्रल बेल्ट, सदर्न बेल्ट दक्षिण का क्षेत्र, द साउथ वेस्टर्न बेल्ट दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, और नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट का क्षेत्र। ये मुख्य यहाँ पे खनिज क्षेत्र है जहां पर कि विभिन्न प्रकार के खनिज हमको मिलते हैं। दूसरा शक्ति का संसाधन जो है वो पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम, द वर्ड पेट्रोलियम हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स, दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना पेट्रा। पेट्रा मतलब होता है रॉक, और ओलियम ऑयल जो चट्टानों से निकलता है उसको हम पेट्रोलियम कहते हैं। इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमको असम, गुजरात, मुंबई हाई में देखने को मिलता है। वैसे भारत को पेट्रोलियम आयात करना पड़ता है। नेचुरल गैस, जब हम पेट्रोलियम का उत्खनन करते हैं तो उसके साथ प्राकृतिक गैस भी निकलती है साथ में। नेचुरल गैस यूजुअली accompanies पेट्रोलियम accumulation. नेचुरल गैस इज फास्ट बिकमिंग एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया। ये एक सबसे बड़ा सोर्स हो गया है शक्ति के संसाधन का। पेट्रोलियम रिफाइनरीज इंडिया में 25 है लगभग। इंडियन एग्रीकल्चर, भारत कृषि प्रधान देश है। हम शुरू से सुनते चले आ रहे हैं। तो इसमें हम देखते हैं चेंजिंग नेचर ऑफ नेशनल इकोनॉमी। भारत की इकोनॉमी में चेंज आया है। अब सेवा और उद्योगों को प्रधानता दी जा रही है जिससे कि इसकी संरचनात्मक, सोसाइटी की संरचनात्मक जो स्थिति है वो सुधर रही है। अब लोगों की आय बढ़ रही है, लोगों की खपत बढ़ रही है, मतलब कंज्यूम ज्यादा हो रहा है, और उससे क्या है, देश विकास कर रहा है। लेकिन अभी भी हम पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जो है वो सेकेंडरी और टर्शरी में पहुंच गई है। तो भारत में इसकी कोशिश की जा रही है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, भारत की यदि हम कृषि की विशेषताओं को देखें तो भारत की कृषि पिछड़ी हुई स्थिति में है। हम न्यू टेक्नोलॉजीज उसमें यूज नहीं कर रहे हैं। जबकि बच्चे, अगर आप देखेंगे तो अफ्रीका में जो कॉन्गो एरिया है वहां पे, ये पूरा एरिया भूमध्य रेखीय क्षेत्र का एरिया है, यहाँ पे इतनी ज्यादा उपज होती है कि इससे मैनुअल तो इसका यूज हम कर ही नहीं सकते। वहां पे मशीनों का उपयोग किया जाता है। हमारे यहाँ मशीनों का उपयोग इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमारे पास, हमारे जो किसान है वो ज्यादातर गरीब किसान है, वो इन चीजों का उपयोग नहीं करते हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ उपज कम होती है। जबकि हमको ये सुविधाएं अगर उपलब्ध हो जाए तो हम वर्ष में 3 से 4 फसलें निकाल सकते हैं, क्योंकि भारत की जलवायु बहुत ही अच्छी है कृषि के लिए। तो कुछ इस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स हमको एग्रीकल्चर में देखने को मिलते हैं जिसपे हमको काम करना चाहिए। जापान जैसा छोटा सा देश जहां पर कि इतना कम एरिया है, अगर आपने जापान को देखेंगे तो उसका जो मध्य का एरिया वो पूरा आपका पर्वतीय क्षेत्र है। वहां से नदियां निकलती हैं, वो नीचे तक आती हैं, और जब नीचे आती हैं तो फैल जाती हैं। तो क्या बचा, कोस्टल एरिया जापान का बचा। लेकिन वहां पे एग्रीकल्चर जो होती है वो साइंटिफिक मेथड से होती है। तो वो वहां पे 2 से 3 फसलें उत्पादन करते हैं, और न केवल अपने देश का बल्कि विदेशों के इंटरनेशनल मार्केट में भी पहुंचा देते हैं। तो एग्रीकल्चर में थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का यूज करना बहुत जरूरी है। एग्रीकल्चर टाइप्स इन इंडिया, भारत की जो कृषि है उसको हम 3 हिस्से में बांट सकते हैं। एक तो होता है खाद्य फसलें, या हम जिसको कहते हैं जीवन निर्वाही फसलें जो होती हैं, जिसमें कृषक का पेट भर जाए वही बहुत होता है। दूसरा होता है कॉमर्शियल। कॉमर्शियल एग्रीकल्चर हमारे यहाँ कम होता है क्योंकि लोगों के पास एक तो पूंजी का अभाव है, और दूसरा ये है कि गवर्नमेंट को उनको दे तो रही है अपनी तरफ से जो पूंजी देना है, लेकिन उसके बाद भी उसका यूज नहीं हो पा रहा। और तीसरा होता है मानसून पे डिपेंडेंट एग्रीकल्चर होती है। जब मानसून आता है तो एग्रीकल्चर अच्छी होती है, मानसून अगर कमजोर है तो एग्रीकल्चर का नुकसान हो जाता है। इन चीजों के कारण एग्रीकल्चर में हमको डिपेंडेंसी थोड़ी कम करना चाहिए। ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड इंडस्ट्री 1960 में, पहले आपको बताएं बच्चे, पहले हमारे यहाँ स्थिति ये हो गई थी 47 में जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे, कि हमारे पास में खाने के लिए गेहूं नहीं था। हमको मैक्सिको से गेहूं आयात करना पड़ता था। मैक्सिकन गेहूं अगर आप देखें, सुनेंगे अपने बुजुर्गों से, तो रेड कलर का आता था, बड़ा हार्ड होता था। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि गेहूं एक ऐसा एग्रीकल्चर है कि जो हर क्षेत्र में हो जाता है, चाहे समशीतोष्ण हो चाहे उष्ण हो, सभी जगह गेहूं का उत्पादन होता है। लेकिन 1960 में ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया में हुआ, और उसमें हमने सबसे ज्यादा एम्फेसिस जो दिया वो था गेहूं का और चावल का उत्पादन। उसमें हमने उर्वरक का उपयोग करना शुरू कर दिया, फर्टिलाइजर यूज करना शुरू कर दिया, सिंचित भूमि हमने देना शुरू कर दिया है, मतलब सिंचित, जिसको हम कह सकते हैं भागड़ा नंगल बांध, और दूसरे जो बांध बनाए गए जिसमें कि लोगों को टाइम टाइम से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सके। इन सुविधाओं के कारण एग्रीकल्चर एकदम से भारत का काफी अधिक बढ़ा। इसके बाद आता है भारत में कौन कौन सी मेजर क्रॉप्स होती हैं। इसमें खास है राइस, व्हीट, कॉटन एंड शुगर कैन, चावल, गेहूं, कपास और गन्ना।
अब हम देखते हैं पॉपुलेशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। भारत की जनसंख्या, ओहो, भारत की जनसंख्या का तो टॉप पे पहुंच गई है। इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। भारत जो है पूरे विश्व का सबसे ज्यादा घना बसा देश है। आवर कंट्री कवर्स ओनली 2.5% ऑफ द लैंड एरिया। वर्ल्ड का 2.4% एरिया क्षेत्रफल के हिसाब से हम देखें तो घेरे हुए, लेकिन इट इज द होम ऑफ मोर देन 17.8% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। विश्व का 17.8% जनसंख्या भारत में पाई जाती है। टोटल पॉपुलेशन 2021 की 1.4 बिलियन थी एंड प्रोजेक्टेड टू रीच नियरली 1.5 बिलियन। 2026 तक ये 1.5 बिलियन हो जाएगी और 2023 में इसने चाइना को पीछे कर दिया। भारत की जनसंख्या में ने चाइना की जनसंख्या को पीछे कर दिया और 2023 में इसने पीछे छोड़ दिया। इसके बाद आता है कौन कौन से कारक है जिससे जनसंख्या बढ़ रही है। इसमें सबसे पहला आता है क्लाइमेट। जैसा हम देख रहे हैं कि भारत की जो जलवायु बहुत ही अच्छी जलवायु, यहाँ पे मानव का इसलिए जनाधिक्य हमको देखने को मिलता है कि ये जलवायु हमको सहन हो जाती है। अभी आप देख रहे होंगे कनाडा में, मैंने अभी देखा था एक दिन, तो कनाडा में जो ऊपर का आर्कटिक वाला हिस्सा है उसके ग्लेशियर पिघल के नीचे आ रहे हैं। कैनेडियंस को डर लग रहा है कि यदि ये पिघल गए तो हमारा कनाडा तो पूरा डूब जाएगा। हमारे इस तरीके की स्थिति नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे उत्तर में हिमालय हमारे लिए रक्षा कवच बन के खड़ा हुआ है। तो क्लाइमेट इतनी अच्छी है कि यहाँ जनाधिक्य होना तो स्वाभाविक है। दूसरा आता है लैंड। मैंने ये बताया आपको कि यहाँ पे पर्वत, पठार, मैदान पाए जाते हैं। वैसे सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो जनाधिक्य हमको दिखता है जो मैदानी क्षेत्र है, जिसमें उदाहरण के तौर पर हम उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र लेते हैं जो डेंस पॉपुलेटेड एरिया है। उसके बाद आता है वाटर अवेलेबिलिटी। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश की जनसंख्या यदि हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया से भी ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया तो कंट्री है, उससे ज्यादा मध्य प्रदेश की जनसंख्या है। वाटर अवेलेबिलिटी, सभ्यता का विकास उन क्षेत्रों में हुआ है विश्व में जहां पर की पानी की उपलब्धता थी। इसी प्रकार की स्थिति हम भारत में देखने को मिलती है कि जहां जहां नदियां हैं वहां पर जनसंख्या का जनाधिक्य अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि जल मानव की मुख्य आवश्यकता में से एक है। नेक्स्ट आता है मिनरल्स। जहां जहां मिनरल्स पाए जाते हैं। लेकिन एक चीज और है बच्चों, एक चीज मैं आपको बता दूं, वो मिनरल्स जो कि महंगे होते हैं वहां पे जनाधिक्य ज्यादा हो जाता है। जो मिनरल सस्ते हैं वहां पे जनाधिक्य जरा कम रहता है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट। यातायात के साधनों का जहां जहां विकास हुआ है, यातायात के साधनों का विकास कहाँ कहाँ होगा? मैदानी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा होगा। माउंटेनियस एरिया में आप हिमालय जाके देखिए, आप वहां पे चलते चलते ऐसे गोल गोल वहां पे बने हुए हैं, जो रास्ता बना हुआ पूरा गोल। अच्छा, इन क्षेत्रों में रेल मार्ग भी नहीं है, इन क्षेत्रों में जल मार्ग भी नहीं, एक वायु मार्ग है और एक सड़क वाहन है जिसकी सहायता से आप ऊपर तक जा सकते हैं। मैदानी क्षेत्र होने के कारण भारत का बहुत सा क्षेत्र मैदानी है, इसलिए वहां पे ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। थैंक यू बच्चे, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा इसको सुनकर, और ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काम आएंगे, इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा। इसी तरीके के और लेक्चर्स आपको भूगोल में सुनने को मिलेंगे, ज्वाइन करिएगा।